उत्तराखंड की देवभूमि से शुरू हुआ है पावन गंगा का सफर। पहाड़ी चट्टानों से उलझती, टकराती, बिखरती पावन जलधारा के साथ चल रहा है न्यूज नेशन का चुनावी सफर। जिस गंगा की धारा से हिंदुस्तानी संस्कृति की कहानी जुड़ी है, जिसका पावन पानी गंगोत्री से गंगा सागर तक जीवन का वरदान देता है, उस गंगा किनारे से क्या चुनावी संदेश निकलता है? उस गंगा के किनारे के किसानों के क्या मुद्दे हैं? उस गंगा के किनारे तक कितनी विकास की धारा पहुंची है? न्यूज नेशन इसी पड़ताल पर निकला है। अब तक के दंगल गंगा किनारे वाला में आपने देखा देवप्रयाग का क्या है चुनावी संदेश, ऋषिकेश में गंगा के किनारे की क्या है सियासत और हरिद्वार में गंगा तट पर राजनीति की कैसी धारा है। अब आज देखिए उत्तराखंड से यूपी में घुसते ही गंगा के किनारे के बिजनौर की क्या है आवाज। उत्तराखंड के पहाड़ों से उतरकर गंगा जब भी मैदानों में पहुंचती है तो सबसे पहले छूती है वो बिजनौर की जमीन। ये खूबसूरत हरे भरे खेत, ये लहलाती फसलें और गन्ने की मिठास, गंगा के पानी से बिजनौर को ये सब मिलता है। लेकिन गन्ने की इस मिठास के पीछे क्या राजनेताओं के झूठे वादे कोई कड़वाहट पैदा करते हैं? क्या राजनेता अपने वादों में वो सब लाते हैं जो आम जनता उनसे उम्मीद करती है? कैसी है मिठास राजनेताओं के वादों की? आइए देखते हैं बिजनौर से दंगल गंगा किनारे का। बिजनौर में गंगा के किनारे दूर तक फैले हरे भरे खेतों में गन्ने और सरसों की तैयार फसलें बड़ी उम्मीद जगाती हैं। गन्ना कटाई का मौसम है, लिहाजा बिजनौर में सबसे पहले बात किसानों के मुद्दे और मांगों की। बिजनौर गंगा किनारे का ऐसा शहर जहां गंगा ने उसको अच्छी फसलें बख्शी हैं, उसको अच्छी फसल दी, चाहे वो गन्ने की हो, चाहे वो सरसों हो या फिर दूसरी फसलें। हर तरफ आप देखेंगे लहलाते खेत हैं और लंबे गन्ने जो किसानों को कम से कम प्रकृति की तरफ से दिया हुआ उपहार है। लेकिन यहाँ हम देवीदास वाला में हैं, एक गांव जो सड़क के बिल्कुल किनारे का गांव है। हम लोगों का सिर्फ ये जानने का है कि क्या प्रकृति ने जो उनको फसल दी है उसका सही मूल्य उनको मिल रहा है या नहीं। हर नेता कहता है वो किसानों के लिए बहुत चिंतित है, आपको लग रहा है? मेरे ख्याल से तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि किसान नेता जो लोग जो है किसानों के लिए चिंतित है। किसी की भी सरकार आए किसान की कोई नहीं सुनता है। किसी भी पार्टी का आप घोषणा पत्र देखोगे वो सबसे पहले लिखता है किसान, है ना? तो आपको लगता है आपके पास जब आता है तो वो आपको क्या क्या वादा कुछ करता है नहीं देने का? वादा तो बहुत कुछ करता है लेकिन देता कुछ नहीं। हर चीज की कीमत दुगनी तिगनी हो गई है, लेकिन किसान का गन्ना वहीं का वहीं है। 4 साल के बाद में इस बार 25 रुपए बढ़ाए। किसानों से 14 दिन का वादा कर रखा, पैसा दिलवाने का मिल से आज 1.25 महीना हो गया, अब तक पेमेंट नहीं है। 14 दिन तो बहुत दूर है। सारा पेमेंट एक साथ नहीं होता है, एक साल पूरा साल लग जाता है, थोड़ा थोड़ा करके पेमेंट भेजती है। पेंशन जो कहते हैं किसानों को और हम लोग फसल का बीमा होगा, ऐसा कुछ होता है आप लोगों को? है कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता है, ना बीमा ना फसल का कुछ है। इस बार बैंकों ने किसानों के खाते से जो क्रेडिट कार्ड जिनके थे उन सब बीमे की किस्त काटी है, लेकिन यहाँ देखने वाला कोई नहीं है। सरसों की फसल खराब हो चुकी है, आलू बर्बाद हो चुका है, अब गन्ने का भी यही हाल है। अच्छा, मैं अगर सोचूं कि ये 10, 20, 30 बीघे का किसान अगर कोई है और वो गन्ना बोता है तो आपको लगता है कि वो शहर में नौकरी करने वाले 40,000 या 50,000 की नौकरी के बराबर है या उससे बहुत कमजोर? उससे तो बहुत कमजोर है वो तो 20 वाले से कमजोर है, 40-50 तो बहुत है। 20 वाले तो बहुत कमजोर है। एक ओर सरकार किसानों को 14 दिन में गन्ना के दाम देने का दावा करती है तो दूसरी ओर किसान किश्तों में पैसे मिलने की शिकायत करते हैं। किसानों से बातचीत में इस इलाके की एक और बड़ी समस्या का पता चला। यहाँ हजारों की आबादी को गंगा पार करने के लिए कोई इंतजाम नहीं है। 2 नावों को जोड़कर लोग ऐसा जुगाड़ बनाते हैं जिस पर ट्रैक्टर ट्रॉली से लेकर बैलगाड़ी तक को गंगा पार किया जाता है। आप ये देखिए कि किस तरह से गंगा के बीच में एक और पुल नहीं तो पुल का जुगाड़ सही, नावों के सहारे किस तरह से पार हो रहा है। भरा हुआ ट्रैक्टर ट्रॉली, मतलब जिसमें ट्रॉली में गन्नों से भरी हुई ट्रॉली लदी हुई है, उसको कैसे गंगा के पार किया जा रहा है। ये कौन सा इलाका है? जो ये डेबलगढ़ है जी। डेबलगढ़ है। अच्छा, ये पुल किसने बनाया? ये आप लोगों ने बनाया? हमने बनाया जी। क्या कितनी नावें आपने लगाई इसमें? इसमें 2 नाव। और ये कितनी बनाई हुई है? कितने? ये 4 हैं।
4 अलग अलग लोग हैं। हाँ, अलग अलग लोग। अच्छा, कैसे तय किया कि आपको ये बनाना है? कितने साल से बना रहे हैं? ये 5 साल से 5 साल से। 5 साल से पहले आना जाना कैसे होता था? 5 साल से लकड़ी का पुल बांधते थे। लकड़ी का पुल बना। हाँ, अच्छा, ये जो आप सब लोग यहाँ के हैं, वोट मांगने तो आते होंगे लोग, या आपसे वोट नहीं लेते लोग? नहीं लेते हैं, लेते क्यों नहीं लेते हैं, मिलने भी आते हैं? मिलने भी आते हैं। तो उस समय क्या बताते हैं आपको? उस समय तो कह देते हैं कि पुल बनेगा बनेगा, लेकिन अभी तक तो बना नहीं। क्या होता है, बंद भी हो जाता है कि पुल? साधन ये वर्षा, ये जून में अप्रैल में बंद हो जाएगा। ये अप्रैल में बंद हो जाएगा, तो उसके बाद मुजफ्फरनगर को घूम के आना पड़ता है हम लोगों को। यहाँ से मुजफ्फरनगर? हाँ, उधर से मोरने की तरफ 65-70 किलोमीटर घूम के आते हैं हम लोग। यहाँ देखें कि कितनी जिंदगी की कठिनाइयाँ उनके साथ हैं। हमारे साथ गांव के बुजुर्ग हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रघुवीर सिंह है। रघुवीर सिंह जी, ये गांव आपका कौन सा है यहाँ? राजा रामपुर। अच्छा, राजा रामपुर की सारी खेती क्या गंगा की तार है? हाँ, गंगा पार है सब। गंगा चलते चलते हमारे एक बार की जमीन भी सारी कास्ट की भी गिरा ली गंगा जी ने। और यहाँ बस यही जिंदगी। यहाँ भी खतरा ही हो गया। हमारे गांव के नज़दीक फिर गंगा जी आ गई। और कटान भी एक शिमला गांव था, वो बर्बाद हो गया। आज कम से 8-10 जगह शिमला बस रहा है। अच्छा, हाँ, बेरबाद गांव ही कट गया। हाँ, गांव ही कट गया। तो गांव ही खत्म हो गया। हमें भी इस बात का खतरा कि हमारा भी कुछ न कुछ होना चाहिए कि यहाँ नेता लोग आते हैं और कह देते हैं कि यहाँ बांध भी बनेगा, पुल भी बनेगा, सब कुछ होगा, बाकी आज तक हुआ कुछ नहीं। अच्छा, ये कटाव जो है उसी वक्त का है? ये गांव कटता रहता है? आप लोग, ये गांव में डर होता होगा रात में? हाँ जी, डर है, काफ़ी डर। पानी चढ़ता है तो आप डरते हैं? अरे जहाँ जहाँ होती है खूब घबरा जाते हैं, बच्चे उच्चे परेशान हो जाए बहुत। गंगा के किनारे के गांव और बिजनौर शहर के बीच का एक इलाका है रावली। यहाँ के गांव में स्कूलों की इमारत चुस्त दुरुस्त दिखी। स्कूलों में बच्चे भी थे, लेकिन एक इमारत ने हमारा ध्यान खींचा। ये सरकारी बिल्डिंग खस्ता हाल हुई पड़ी थी। ये इमारत, शायद इसके जंग लगे दरवाजे, ये यहाँ कोई शायद ही घुसा हो। सालों से इस इमारत के अंदर कोई नहीं आया। इसके खाली कमरे, कटी हुई बिजली के तारें और ये बंद दरवाजे जिन पर लगे हुए तालों की, शायद ये अरसे से नहीं खुले। हो सकता है सालों से ना खुले हों। ये ताले सरकारी एक भवन के बाहर के हैं। इस पूरे भवन को किस तरह बनाया गया, किस सरकारी पर्पस के लिए बनाया गया होगा, ये आपको हम बताएंगे। लेकिन इससे पहले इस भवन की आप हालत देखिए कि किस तरह से इसके अगर कोई दरवाजे खुले हुए हैं, यहाँ आने के बाद आपको दिख सकता है कि इन दरवाज़ों के अंदर किस तरह से ये काम किया जाता होगा, ये क्या इनका इस्तेमाल हुआ होगा। यहाँ नलके की जो मशीन लगी थी वो भी शायद यहाँ अब नहीं है, वो कहाँ चली गई इसके बारे में शायद कोई नहीं कह सकता। इन कमरों का इस्तेमाल जो खुले रह गए हैं, इनमें शौच आदि का जो है शौच करते हैं लोग। ये बिल्डिंग स्वास्थ्य उपकेंद्र है जो कई गांवों के ऊपर एक खोले गए थे, ताकि महिलाओं का, जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनके टीकाकरण, उनके खाने के संबंधी और उनके लिए इमरजेंसी सर्विस के लिए जो स्वास्थ्य सुविधाएं थे, जिसको बड़े जोर शोर के साथ शुरू किया गया था, ताकि इस देश में गाँव में रहने वाली महिलाओं को गर्भावस्था के समय तमाम जानकारियाँ और मदद की जा सके, मेडिकल हेल्प की जा सके, दवाइयाँ दे जा सके, उसके लिए इसको खोला गया था। और सरकारी रिकॉर्ड में ये अभी भी चलता हुआ प्राथमिक उपकेंद्र है, स्वास्थ्य उपकेंद्र है। ये भाई साहब, जब से ये अस्पताल बना है ना, तब से ये बंद ही पड़ा है। यहाँ कोई डॉक्टर नहीं आई। 1-2 बार एनएम आई जब शुरू में, उसके बाद में कोई नहीं यहाँ आया। जो गर्भवती महिलाएं हैं जिनको बच्चा होना, उनकी क्या, फिर उनको कैसे ले जाते हैं? बिजनौर ले जाते हैं। बिजनौर से गाड़ी आती है। बिजनौर से गाड़ी आती है। और बाढ़ में तो बड़ी बुरी हालत होती है। हाँ जी, बाढ़ में तो बुरी हालत। तो रात को कोई ले जा नहीं सकता मरीज को। जैसे रात है, रात बरात में कोई परेशानी हो जाए तो मरीज कहीं जा थोड़ी सकता। यहाँ 3 महीने लगातार पानी भरा रहा है। 8 साल के अंदर इस इमारत का ये हाल देखकर हमने तय किया कि बिजनौर शहर के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं की भी पड़ताल की जाए। हम सबसे पहले पहुंचे जिला अस्पताल। बिजनौर का ये जिला अस्पताल है जो लगभग उन तमाम लोगों का जो यहाँ के ज़िले में आसपास के इलाके हैं, वहाँ से भी लोग यहीं पहुँचते हैं गंभीर जो भी बीमारियाँ होती हैं उनके इलाज के लिए। इस पूरे उसमें हम लोग बात करते हैं सीएमएस साहब से। डॉक्टर द्विवेदी, क्या कितनी बड़ी जनसंख्या को आप कैटर करते हैं यहाँ इस हॉस्पिटल में? पूरे जनपद की जितनी पॉपुलेशन है उस पूरी पॉपुलेशन को हम कैटर करते हैं। स्पेशलाइज्ड सर्विसेज हमारे यहाँ मौजूद हैं और कुछ CHCs पर भी मौजूद हैं। तो अल्टीमेटली रेफ़र होकर के ज़िले का सारा मरीज हमारे पास ही आता है।
आपका पूरे जिले का जिम्मेदारी आप पे, तो आपके इस हॉस्पिटल में क्या पोजीशन है स्पेशलिस्ट की, मैं जानना चाहूँगा, जिससे लोग आते हैं जिनके लिए। स्पेशलिस्ट की कुछ शॉर्टेज है हमारे यहाँ। कार्डियोलॉजिस्ट हैं कि नहीं? कार्डियोलॉजिस्ट हमारे यहाँ नहीं है। और कौन सा जो अहम डिपार्टमेंट है आपके यहाँ खाली? जैसे स्पेशलिस्ट हमारे यहाँ हर स्पेशलिटी में एक ही एक है, तो वो एक स्पेशलिस्ट 7 दिन 365 दिन लगातार तो नहीं देख सकता। उसकी भी कुछ ज़रूरतें होंगी, कभी ज़रूरत पे छुट्टी लेगा, या कोर्ट एविडेंस के लिए भी जाते हैं, वही लोग पोस्टमार्टम भी करते हैं, वही लोग इमरजेंसी भी करते हैं, क्योंकि ईएमओज़ की भी शॉर्टेज हमारे यहाँ। 4 के अगेंस्ट केवल 2 ईएमओ अभी बचे हैं, और 1 ईएमओ अभी डिप्लोमा करने के लिए जाने वाले हैं, सिर्फ 1 ईएमओ रह जाएगा। करीब 40 लाख की आबादी वाले बिजनौर की स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने के लिए इमारतें तो खूब बनी हैं, लेकिन उनमें कहीं डॉक्टर नहीं हैं तो कहीं मरीज ही नहीं हैं। ये एक बेहतरीन हॉस्पिटल है जिसको कहा जा सकता है कि सरकार ने ये 100 बेड का मैटरनिटी विंग बनाया है। जिला महिला अस्पताल जनपद बिजनौर का है। ये बिल्डिंग अंदर से भी काफ़ी बेहतर है और बाहर से भी आपको दिखाई दे रही है कि कितनी खूबसूरत बिल्डिंग तैयार की गई है। लेकिन इसी हॉस्पिटल में जो बना हुआ हॉस्पिटल है उसमें डॉक्टरों की भारी कमी है, और जब डॉक्टरों की कमी है तो इस हॉस्पिटल में उन तमाम लोगों को, पेशेंट्स को ट्रांसफ़र करने के बाद बाकी डॉक्टर कहाँ से आएंगे, ये जानकारी इस हॉस्पिटल मैनेजमेंट को भी नहीं है जिनको यहाँ ट्रांसफ़र किया जाना है। बिजनौर शहर में विकास के दावों की पोल खोलती एक और तस्वीर देखिए। यह है बिजनौर शहर का बच्चा पार्क। हम इस वक्त बच्चा पार्क में हैं। बिजनौर के बीच इंदिरा पार्क जो अकेला पार्क है पूरे शहर के बीच में जहां सब लोग आते हैं, वहां का ये बच्चा पार्क है। बच्चा पार्क की हालत आपको दिखाई देगी। बोर्ड पर लिखा है सिर्फ बच्चे ही झूलें, लेकिन बच्चे किस पर झूलेंगे ये आपको देखने के लिए थोड़ा सा अंदर आना पड़ेगा। इसकी गंदगी का नज़ारा तो आपको बाद में दिख सकता है, लेकिन इस समय जो आप यहाँ खड़े हैं, यहाँ खड़ा होना आपके लिए मुहाल हो सकता है अगर आप यहाँ हों, क्योंकि विजुअल सिर्फ आपको गंदगी दिखाते हैं। यहाँ से उठने वाली जो बदबू है उस सब के बारे में शायद वो कुछ नहीं दिखा पाता। इसके बराबर में ये पार्क का वो हिस्सा है जो बोटिंग के लिए रिज़र्व किया गया था। यहाँ यानी बोटिंग होती थी, स्केटिंग के यहाँ एक बना हुआ था, स्केटिंग का बोर्ड बना हुआ था जिस पर स्केटिंग करते थे, और यहाँ से बिजनौर से कई बच्चे स्टेट स्केटिंग चैम्पियनशिप में हिस्सा ले चुके हैं। लेकिन आज इस पार्क की हालत आपको ये दिखा रही है कि क्या है यहाँ शहर के बीचों बीच बने हुए, और शहर विधायक उनके स्कूल के सामने इस पार्क की हालत ये बताती है कि किस तरह से जनप्रतिनिधि जनता के लोगों के लिए काम कर रहे हैं। बिजनौर में चुनावी मुद्दों की पड़ताल में एक और बड़ी समस्या का पता चला। ये था अवैध खनन। इस इलाके में अवैध खनन की हालत ये है कि बिजनौर से कोटद्वार को जोड़ने वाली रेल पटरी भी खोद डाली गई है। ट्रेन की इन पटरियों के बीच से हम चल रहे हैं। ये पटरियां गढ़वाल और उत्तर प्रदेश को जोड़ती हैं। बिजनौर से कोटद्वार के बीच की ये रेल पटरियां हैं। आगे जीआरआरसी का सेंटर है जो लैंसडाउन में है। बहुत पुरानी युद्ध की गौरव परंपरा में जीआरआरसी का नाम आता है। उसके लिए भी ये पटरियां बेहद अहम हैं। इसी पटरी पर, ये सुखरो नदी पर बने हुए पुल के ऊपर से आपको ये पटरियां गायब दिखाई देती हैं। लेकिन इन पटरियों के गायब होने के पीछे की कहानी शायद उत्तर प्रदेश के चुनावी रण का एक मुख्य मुद्दा भी होती हैं, क्योंकि ये पटरियां अगर यहाँ के स्थानीय लोगों की बात करते हैं तो उनके मुताबिक इस नदी में, सुखरो नदी में चल रहे अवैध खनन के चलते हुई इस नदी में कुछ दिन पहले तक लगभग 20 से 25 तक पोकलैंड मशीनें जो लगभग 30-35 फीट गहराई तक जाकर खनन करती हैं वो चल रही थी। और ये तमाम खनन अवैध खनन होता है। यानी राजनीतिक दलों के लिए अवैध खनन, जो दल सत्ता में होता है उसके लिए उगाही का एक बड़ा साधन होता है, तो दूसरे दल जो विपक्ष में होते हैं उनके लिए राजनीति का एक बड़ा मुद्दा बन जाता है। अवैध खनन की ये तस्वीरें बिजनौर में चल रहे काले कारोबार की सबूत हैं।
बिजनौर की चुनावी जंग में विकास मुद्दा है या जाति धर्म, कानून व्यवस्था बड़ी समस्या है या अवैध खनन, इन चुनावी मुद्दों को लेकर बिजनौर के 3 दावेदारों से हमने बात की। इस 5 साल के पूरे कार्यकाल में बहुत व्यवस्थित तरीके से नंबर 2 में खनन का कार्य हुआ है और ऐसा नहीं है कि कोई भी एक कार्यकर्ता, प्रतिनिधि, मंत्री इससे बचा हुआ हो। और सबसे बढ़िया बात तो यह है कि अखिलेश जी जिनकी सबसे साफ छवि का ढिंढोरा पीटा जाता है, वो जब गायत्री प्रसाद प्रजापति से खनन विभाग भ्रष्टाचार के हिसाब से लेते हैं कि ये भ्रष्टाचार कर रहा है, तो यहाँ उस मंत्री को उसका विभाग का कार्यभार सौंपा जाता है जो खुद खनन में लिप्त है। धामपुर में कहीं चले गए 250-250 फुट के ऊंचे रेत और बजी के ढेर लगे हैं, कोई ये बताने वाला नहीं है किसका। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर यह है कि यहाँ पे प्रशासन जो है पूरी तरीके से विफल है काम कराने में। कानून व्यवस्था नहीं है यहाँ पे, गांव-गांव में आपस में परेशानी है, झगड़े हैं और उसको मुझे लगता है कि जो विधायक हैं, तत्कालीन जो वर्तमान में विधायक हैं, वो उसको बढ़ावे का काम किया है, उन्होंने ख़त्म करने का काम नहीं किया। मेरे यहाँ लाइट में इतना बड़ा सुधार हुआ है कि बिजनौर के लोगों ने जैसी लाइट मेरे कार्यकाल में आई, मेरे मुख्यमंत्री ने 9 बिजली घर मुझे स्वीकृत कराए, पास हुए, मेरे 9 बिजली घर बन के तैयार हैं और आज की तारीख में 22-23 घंटे बिजली शहर में, कस्बे में आ रही है और 18-19 घंटे बिजली देहात में आ रही है। तो ये बहुत बड़ी लोगों में खुशी की लहर। बहरहाल बिजनौर की चुनावी पड़ताल में किसानों की समस्याओं से लेकर कानून व्यवस्था और अवैध खनन जैसे बड़े मुद्दे सामने आए हैं। धीरेन्द्र पुडीर, न्यूज़ नेशन, बिजनौर।